Before going ahead, let us quickly revise what we have learned in the last session. तो पिछले सेशन में अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे पहले रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास हमने देखा था. तो वी स्टार्टेड विद व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हमने ये देखा इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट. तो अगर आपको याद होगा ट्रांसलेशनल मोशन के केस में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? मास. सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, तो जो फिजिकल क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में इनर्शिया प्रोवाइड करेगा उसको क्या बोलोगे? रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ऑलवेज रिमेंबर इनर्शिया मतलब टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट. एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा. तो किसने रोका? उसके खुद के मास ने. सिमिलरली रोटेशनल मोशन में भी एक ऐसा क्वांटिटी था जिसको हमने बोला था रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसके बाद हमने लास्ट सेशन में डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला. तो टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वी हैव कंसिडर्ड, हमने क्या लिया था? एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है which is made up of large number of particles m1 m2 m3 m4 mn, and the axis of rotation is passing through some point O. This body is rotating with constant angular speed omega. हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी पता होना चाहिए क्या होता है. रिजिड बॉडी इज अ बॉडी जिसका शेप चेंज नहीं होगा या फिर साइज चेंज नहीं होगा अंडर द एक्शन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स. आप कितना भी फोर्स लगा दो इसका शेप चेंज नहीं होता है. इसका मतलब पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं होते. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M, एंड इट इज रोटेटिंग. ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O विद कांस्टेंट ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा. गुड. The body is assumed to be made up of large number of particles of masses m1 m2 m3 mn, और हर एक का डिस्टेंस कितना है? r1 r2 r3 rn from the axis of rotation. तो ओमेगा सेम है क्योंकि जब एक बॉडी रोटेट होगा, एग्जांपल एक दरवाजा लिया आपने, उस पे बहुत सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया और दरवाजा को आप रोटेट कर रहे हो, तो ऑल द पॉइंट्स जो आपने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं उस पे, ऑल द पॉइंट्स they will rotate with same angular velocity omega, but linear speeds were different. linear speed different क्यों थे? क्योंकि linear speed depend करता है r पे. अगर आपको याद होगा v equal to r omega. तो omega is constant but r is not constant. हर एक पार्टिकल का r वैल्यू अलग अलग था. that is why each particle has different linear speed. तो हर एक पार्टिकल का linear speed अलग अलग है. पहले पार्टिकल का है v1 equal to r1 ओमेगा, दूसरे का है v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, ऐसे nth का है vn इक्वल टू rn ओमेगा. राइट. देन हर एक पार्टिकल का अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो इजी है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1v1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल का हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. nth पार्टिकल का हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉडी किससे बना है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है. तो सिंस इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है अगर आपको, तो आपको सारे के सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा. तो यू विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल प्लस nth पार्टिकल तक. देन आप ऐड करते गए हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. हाफ आपने निकाल लिया कॉमन, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा आपके पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर. इसी को हमने लिखा था शॉर्टकट नोटेशन में जिसको हम बोलते हैं समेशन कन्वेंशन. समेशन
समेशन, ये जो होता है सिग्मा, मतलब ये होता है कि आप एडिशन करने वाले हो। किसका एडिशन करने वाले हो? MI/RI² का। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से, फिर क्या करोगे? 2, फिर क्या करोगे? 3, एंड कब तक? n तक। तो यू हैव हाफ into bracket summation MI/RI², I runs from 1 to n omega square. Then ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1 विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। फिर आप कंपेयर करते हो इसको ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन से। आप बोलते हो अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, अगर वो बॉडी मूव हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv²। ये बॉडी रोटेट हो रहा था, और इक्वेशन नंबर 2 इज फॉर अ बॉडी विच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो व्हाट डू यू सी? व्हेन यू कंपेयर यू सी कि यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ है। यहाँ पे लीनियर स्पीड का स्क्वायर है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड का स्क्वायर है। मतलब इक्वेशन था सेम मोर और लेस। इसका मतलब जो लीनियर मोशन में मास काम कर रहा था, मास क्या काम कर रहा था? इनर्शिया प्रोवाइड करने का। वही काम कौन करेगा? समेशन MI/RI²। राइट। तो ये समेशन MI/RI² है, ये है इनर्शिया। लेकिन कौन से मोशन का इनर्शिया? रोटेशनल मोशन का इनर्शिया। तो इसको हमने बोल दिया था रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां तक आपको पता होना चाहिए। देन वंस यू नो दिस, आप डिफाइन भी कर सकते हो इजीली, बट बिफोर वी डिफाइन, हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, करेंगे। उससे पहले व्हाट यू शुड डू इज, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मासेस जो है, मतलब बॉडी जो है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बीच में गैप है, खाली स्पेसेस है। राइट। इसको बोलते हो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है समेशन MI/RI², I runs from 1 to n। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट की जगह पे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आपके पास मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे ये बॉडी हो गया, तो इस केस में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इंटीग्रेशन R²dm। राइट। तो इतना पता होना चाहिए आपको। देन हमने ऑलरेडी ये सब लास्ट लेक्चर में देखा था और लिखा भी है हमने यहाँ पे, summation MI/RI² is rotation inertia, moment of inertia. For discrete mass distribution, for continuous mass distribution you have integration R²dm। Then हमने ऐसा यूनिट फाइंड किया था। ऐसा यूनिट क्या आएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर, और मास तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हमने ऐसा यूनिट भी वर्कआउट किए है, M1L2। गुड। तो यहां तक हमने लास्ट सेशन में किया था। अब एज फार एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसर्न, सिर्फ उसका डेफिनेशन लिखना बाकी है। कैसे डिफाइन करोगे? बहुत सिंपल है। तो हाउ डू डिफाइन रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया? लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है उसका? उसका फॉर्मूला है समेशन MI/RI², I runs from 1 to n। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rotating rigid body can be defined as summation of या sum of या addition of, क्योंकि इसका मतलब होता है सम या ऐड करना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ, किसका सम है? प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? मास के और डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो इसको अच्छे से लिखेंगे हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया can be defined as sum of product of mass and square of distance, square of perpendicular distance,
of perpendicular distance of all the particles of the body, of all the particles of the body. Of the rotating rigid body. ये आ गया आपका definition of moment of inertia. तो moment of inertia can be defined as summation of sum of product of, क्योंकि product है, product of mass and square of distance of all the particles of the rotating rigid body या of the body. Done. Then यहाँ तक अगर आपको समझा है तो अभी हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है. So now we are going to start with new topic. अब देखो, हमेशा लिंक याद रखना. व्हाट इज द लिंक? हमने सबसे पहले सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, उसके बेसिक्स देखे हमने, एंड देन हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रहा है, तो हमने उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया. लेकिन जब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया था, वो डायग्राम में याद होगी अगर आपको, तो ये जो बॉडी था ये रैंडम शेप का था. रैंडम शेप मतलब आर्बिट्री शेप, शेप डिफाइन नहीं है इसका. हमारे पास अलग अलग टाइप के बॉडीज होते हैं. फॉर एग्जांपल रिंग पहनते हो ना हाथ में कड़ा, रिंग, या फिर हो सकता है डिस्क, या फिर हो सकता है स्फीयर. स्फीयर में भी दो केस, एक तो हॉलो स्फीयर लाइक अ प्लास्टिक बॉल, अंदर कुछ नहीं है, या फिर रिजिड सॉलिड स्फीयर जैसे रबर का बॉल, अंदर यू हैव मटेरियल. तो अब द नेक्स्ट टास्क इज अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो देखना है. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग. हमें देखना है, फाइंड करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग. तो ये पहले टाइप का बॉडी है. आपको पता है व्हाट इज अ रिंग? रिंग कैसा होता है आपको पता है? इसको बोलते हो रिंग, राइट? बट रिमेंबर, आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन चाहिए यूनिफॉर्म रिंग का, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्म रिंग है क्या, उसको डिफाइन करना पड़ेगा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ रिंग, रिंग इज अ रिंग, रिंग इज अ रिंग, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करोगे? रिंग इज एन ऑब्जेक्ट और इट इज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो सर्कल जैसा दिखता है ना. सर्कल जैसा दिखता है मतलब टू डायमेंशनल है. अगर सिर्फ ऐसा होता इसको बोलोगे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. लेकिन रिंग कैसा होता है? रिंग ऐसा होता है. करेक्ट. तो नंबर वन, रिंग क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले रिंग को डिफाइन करेंगे. इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट, it is two-dimensional object. It is a two-dimensional object of negligible thickness. Object of negligible thickness. इसका thickness बहुत ही कम होता है, तो you can neglect negligible thickness. अब है ना, ऐसे negligible thickness मतलब imagination थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको. You should remember, जब आप रिंग की बात करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि रिंग हैज गुड अमाउंट ऑफ थिकनेस. ऐसा थिक भी हो सकता है वो, थिक, राइट? तो हम जिस रिंग की बात कर रहे हैं उसमें थिकनेस, थिकनेस मतलब ये जो पार्ट है ये निग्लिजिबल है, इट इज थिन, राइट? सो इट इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस. देन रिंग में मास, मास कहाँ पे है रिंग में? कहाँ पे मास? यूनिफॉर्म तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मास कहाँ पे है? रिंग में मास कहाँ पे है? यहाँ पे है क्या मास? नहीं. तो मास कहाँ पे है? मास कहाँ पे है? इसको क्या बोलते हो? एज. लेकिन सर्कल में एज को क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस. वेरी गुड. तो यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू राइट डाउन. तो आप बोलोगे रिंग में मास कहाँ पे है? तो इन केस ऑफ रिंग, in case of ring, all its mass is uniformly distributed.
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बता देता हूं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे? एट इट्स सर्कमफरेंस। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स सर्कमफरेंस, एट इट्स सर्कमफरेंस। तो रिंग is an object in which all its mass is uniformly distributed at its circumference। पूरा का पूरा circumference पे, बीच में कुछ भी नहीं है। This is what it means। Good। यहाँ तक क्लियर। अब यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम एवरीवेयर। मतलब क्या, मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। लेट मी चेक इफ इट वर्क्स। ओके गुड। So give me a minute. I'll just tell you what is the meaning of uniform distribution. Fine. Then uniform का मतलब क्या होता है? What do you mean by uniform? What is the meaning of uniform? Equally distributed। मतलब क्या? मतलब same everywhere। That is what you want to say। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि the mass is same everywhere, right? तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेम एवरीवेयर। अब समझ लेना, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ अ रिंग, पर समझ लेना, राइट? तो ऐसा है कि जितना मास एक सेक्शन में है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो जितना मास इस पार्ट में है उतना ही मास यहाँ पे, अगर एक छोटा पार्ट लेता हूँ सेम एरिया का, तो उतना ही मास यहाँ पे है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है व्हेन द मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर। तो यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब, अ डिस्क इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर। मतलब डिस्क के कोई भी पार्ट में अगर आपने यूनिट एरिया ले लिया, अगर एक यूनिट एरिया में एक जगह पे, अगेन अगर यहाँ पे यूनिट एरिया में 5 ग्राम का मास है, तो यहाँ पे भी यूनिट एरिया में 5 ग्राम ही होगा। उसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये याद रखना। तो व्हेन द मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर, देन द रिंग इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। सो इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द मास per unit area, if the mass per unit area is same everywhere, then the ring is said to be uniform. Then the ring is said to be uniform. Right. यहाँ तक क्लियर? तो पहले हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका थिकनेस निग्लिजिबल है। फिर हमने बताया कि इसका मास कहाँ पे है, प्रैक्टिकली एट द सर्कमफरेंस। फिर हमने डिफाइन किया कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या। यहाँ तक हो गया। तो अब हम एक रिंग इमेजिन कर लेंगे विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। वर्ड्स के साथ बी वेरी वेरी केयरफुल। जस्ट अ मिनट। Okay, sorry for the interruption. Remember this word, ये वर्ड अच्छे से समझ लो। हमारे पास अगर एक रिंग है, something like this. A ring is rotating about its own axis। मतलब अब देखो, रोटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं इसको यहाँ से भी रोटेट करवा सकता था, यहाँ से मतलब टेंजेंट के थ्रू। मतलब आपके पास एक रिंग होगा जो रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स टेंजेंट। किसी के पास है क्या रिंग? Someone of you has? Can you pass it on please? हाँ चलेगा, give me anyone. Okay, so I have got 2 of them. चलो good, दोनों ही काम में आएंगे। So what you can have is, आपके पास एक रिंग है, ये रिंग ऐसा भी तो रोटेट हो सकता है ना। कैसा रोटेट हो रहा है? एक्सिस कहाँ पे है? टेंजेंट पे है। यू कैन सी टेंजेंट पे है। ऐसा भी हो सकता था कि एक्सिस जो है वो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से। सेंटर ऑफ मास क्या है मैं वो भी बताता हूँ। बट यू कैन हैव अ रिंग विच इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर। सेंटर से भी रोटेट हो सकता है वो।
when the axis of rotation, this is axis of rotation, passes through center of mass and is perpendicular to the plane of the ring. ये रिंग का प्लेन और एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, और कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। इसको बोलते हैं इट्स ओन एक्सिस, मतलब ये रिंग का खुद का एक्सिस है। याद रखना, बहुत बार आपको ये बताएंगे नहीं, दे विल नॉट टेल यू दैट द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, आपको बोल देंगे द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो आपको समझना है कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, राइट। देन बिफोर वी गो अहेड, इस पे और आगे जाने से पहले what you need to know is what is center of mass. Center of mass का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम जाएंगे रिंग के डेरिवेशन पे। तो सेंटर ऑफ मास क्यों आया ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ तो पता है ना। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक बॉडी मूव नहीं होगा, मतलब तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। स्टेट चेंज नहीं होगा मतलब बॉडी विल कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और विल रिमेन एट रेस्ट। पर जब आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन रियलिटी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कभी बॉडी पे अप्लाई होता ही नहीं है, वो अप्लाई होता है पॉइंट पे, राइट। तो होता क्या है, जब हम बोलते हैं F इक्वल टू एम ए, हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, पॉइंट पे, पॉइंट मास पे। एक्सेशन किसका है, पॉइंट मास का। तो एक्सेशन किसका हो रहा है, इस पॉइंट मास का, राइट। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम कोई भी बॉडी लेते हैं, कोई भी बॉडी ले लिया, जैसे एक बॉल हो गया, और इस पे लगा दिया न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ, तो इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, राइट, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। बट द थिंग इज, आप इस पे डायरेक्टली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किसके लिए थे, पॉइंट मास के लिए। पॉइंट है क्या, नहीं। तो फिर आप बोलते हो F इक्वल टू एम ए, हाँ, लेकिन किसका एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट है ना, यू हैव सो मेनी पॉइंट्स हियर। तो किसकी बात कर रहे हो, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो तुम? तो दैट इज वाई हम ऐसा अज्यूम करते हैं, ये वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं? कि पूरे बॉडी का मास एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को बोलते हो सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि ये एक लौता ऐसा पॉइंट है जिसपे मैंने फोर्स लगाया तो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, बाकी पॉइंट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब टायर या बॉल रोल होता है, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो रोल होगा। तो सेंटर को छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, रोटेट होंगे। तो एक ही ऐसा पॉइंट है जो अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है, उसका रोटेशन हो नहीं रहा, सिर्फ एक ही पॉइंट है, उसको बोलते हो सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच whole मास ऑफ द बॉडी, मतलब अगर इस बॉडी को मैं कंप्रेस कर दूं तो पूरा का पूरा मास उस पॉइंट में चले जाएगा, यहां पे आ जाएगा, राइट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. क्यों किया? so as to apply Newton's laws of motion, right। तो इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको 11th का बेसिक्स पता होगा तो 12th में भी समझेगा। सेंटर ऑफ मास पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास रिंग का कहाँ पे होगा। तो एज यू नो, मैंने अभी अभी बताया आपको, हमारे पास एक रिंग था, और यू शुड नो, ये जो रिंग मैंने लिया है यहाँ पे, इमेजिन ये रिंग है, एंड इमेजिन ये यूनिफॉर्म रिंग है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस यूनिफॉर्म रिंग। हमारे पास एक रिंग है, यूनिफॉर्म दिख नहीं रहा, लेकिन अभी इमेजिन कर लो, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो वी हैव अ रिंग। अभी जो रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। क्यों? क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो, ये रिंग सिमेट्रिक था कि नहीं? सिमेट्रिक मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, सेंटर से हर डायरेक्शन में सेम मास है, सेंटर से इस तरफ जितना मास है उतना ही मास इस तरफ है। तो व्हेन यू हैव सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स,
सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जब जब होगा तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर और उसका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होता है। जैसे डिस्क की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट डिस्क, तो डिस्क के केस में भी वैसा ही है। अगर मैं सेंटर से देखता हूं तो सेंटर से हर डायरेक्शन में मुझे मास दिखता है सेम, तो डिस्क का सेंटर ये बन जाएगा सेंटर ऑफ मास। सेम केस बॉल का भी है। अगर आपके पास हॉलो बॉल है या फिर रिजिड सॉलिड बॉल है, तो अगर आपके पास एक बॉल है, स्पीयर है, तो इस स्पीयर के केस में भी इसका जो सेंटर है वो बन जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये पता होना चाहिए। गुड। तो गोइंग बैक, हमें करना क्या था, हमें एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, राइट। तो हमारा टास्क ये था कि हमारे पास एक रिंग है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये जो रिंग है इसका टोटल मास मैं मान लेता हूं m। तो लेट अस से m इज द टोटल मास ऑफ द रिंग, राइट। लेट अस से इस रिंग का रेडियस कितना है r, कैपिटल R। लेट अस से ये रिंग रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो सबसे पहले सिस्टम को समझा दो। तो आप बोलो कंसिडर या फिर वर्ड टू वर्ड, थोड़ा नोट्स में यहाँ पे वहां पे होगा, मैंने नोट्स में ऐसा लिखा होगा, इफ अ रिंग is rotating about its own axis, if a ring is rotating about its own axis, अब own axis मतलब समझा देना, what is own axis? a लाइन, ये लाइन को एक्सिस बोलते हैं, ओन एक्सिस बोलते हैं। लाइन कहां से पास हो रहा है, लाइन परपेंडिकुलर किसको है, टू द प्लेन। लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, to the plane of the ring and passing through its center of mass, तो अगर हमारे पास एक रिंग है, if a ring is rotating about its own axis, मैंने बता दिया own axis क्या है, then its mass capital M is practically कहां पे है मास, circumference पे, right? Then its mass M is practically located at the same distance r, is practically located at distance r from the center, at distance capital R from the center। इसका मतलब वापस समझा देता हूं, आइडिया बहुत इजी है। अगर रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा है तो मास कहां पे है, कितने डिस्टेंस पे है मास, r डिस्टेंस पे। तो वही लिखा है हमने। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि अगर बॉडी यहां टैंजेंट के अबाउट रोटेट हो रहा होता तो फिर इन दैट केस कुछ मास सीधा के सीधा एक्सिस के ऊपर ही आ गया, मतलब मास कहां पे, जीरो डिस्टेंस पे। कुछ मास है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है 2r, राइट। कुछ मास यहाँ पे है, हमको डिस्टेंस पता नहीं। तो ये याद रखो, जब आप बोलते हो कि अगर एक रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा है तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा मास कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। So if a ring is rotating about its own axis, then its mass m is practically located at a distance r from the center. This is very important. क्यों, नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मतलब I फाइंड करना है रिंग के लिए। अब क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि जो रिंग है, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। मतलब ये जो रिंग है ये अलग अलग टुकड़ों से बना है, तो इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, है ना। एक एलिमेंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। So the ring can be assumed to be made up of large number of small elements, बोल सकते हैं ना हम लोग। Can you imagine like this? इमेजिनेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो उसका पहला कंडीशन ये है कि आपको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा।
तो हम इस रिंग को अज्यूम कैसे कर रहे हैं वो भी समझ लो। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ये जो रिंग है ये अलग अलग पीसेस से बना है, एक पीस यहाँ पे, दूसरा उसके बाजू में, तीसरा उसके बाजू में, चौथा उसके बाजू में। तो दिस वोल रिंग छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और हर एक पीस का मास कितना, dm। और फिजिक्स में याद रखना या मैथ में भी याद रखना, d का मतलब होता है स्मॉल और m मतलब मास, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया दैट द रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट, इसको मास एलिमेंट बोलते हैं, राइट। तो यू कैन से द रिंग इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ, इमेजिन उससे भी ज्यादा डिटेल लिखना हो तो लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कंसीडर अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, कंसीडर a ring of mass m and radius r. The ring can be imagined, to be made up of large number n of small mass elements, each of mass, हर एक का मास कितना लिया हमने, dm, each of mass dm, करेक्ट। तो हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मास एलिमेंट है। अब बहुत सारे को तो दिखाऊंगा नहीं ना, प्रैक्टिकली ऐसा ही है वो, प्रैक्टिकली मास एलिमेंट वो हर जगह पे है, राइट, हर जगह पे है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिलहाल एक की बात करूंगा, मैं बोलूंगा कंसीडर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे एक मास एलिमेंट है और आपको पता है इसका डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। तो आप बोलोगे कंसीडर वन सच मास एलिमेंट, कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, एक ही एलिमेंट करना है, वन सच मास एलिमेंट एट पॉइंट P, करेक्ट। अब जैसे ही रिंग रोटेट होगा ना, क्योंकि हम रोटेशन मोशन की बात करें तो रिंग को रोटेट तो करना पड़ेगा। जैसे ही रिंग रोटेट होगा तो ये जो स्मॉल मास एलिमेंट है ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। तो एज द रिंग रोटेट्स दिस मास एलिमेंट मूव्स इन सर्कल। और अभी अभी आपने देखा कि जो भी बॉडी रोटेट होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहले हम लिख लेंगे एज द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स ओन axis, then mass element dm क्या कर रहा है, ये परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। और जब रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन हो तो उसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास एलिमेंट इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको mi लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास एलिमेंट इज, कैसे लिखोगे, I, क्योंकि I से डिनोट किया था ना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, मास कितना है dm, क्योंकि छोटा मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। तो आप बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट इज आल्सो स्मॉल, तो di इक्वल टू r स्क्वायर dm। यहां तक क्लियर। देन अब लेकिन रियलिटी क्या था, रियलिटी ये था कि एक एलिमेंट नहीं है, आपके पास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारे मास एलिमेंट है। तो यू हैव सो मेनी मास एलिमेंट, राइट, बहुत सारे मास एलिमेंट है, कहां पे है, सरकमफेरेंस पे।
तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब रिंग रोटेट होगा तो सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो हर एक मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। पहले का डी आई, दूसरे का भी डी आई, तीसरे का भी डी आई, चौथे का भी डी आई, सबका डी आई। तो एज द रिंग रोटेट्स ऑल दिस मास एलिमेंट्स perform circular motion and the moment of inertia of all this mass element is di। तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, जब मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो तो ऐड करने में क्या करते हो, इंटीग्रेट। तो as the ring rotates, as the ring rotates, all the mass elements, all the mass elements, all the mass elements perform circular motion, perform circular motion. Therefore total moment of inertia, total mi, moment of inertia, can be obtained by integration, can be obtained by integration। इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था। तो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इंटीग्रेशन, किस पे इंटीग्रेशन, सारे के सारे जो छोटे मास एलिमेंट्स का इनर्शिया था उसका डी आई। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिजिक्स पूरी लाइफ में समझ में नहीं आएगा। स्पेंड 10 years ऑफ योर लाइफ, कुछ समझ में नहीं आएगा ध्यान नहीं होगा तो। तो देन therefore I equal to integration di, what is di, r square dm। ऊपर से प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स लगता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैथ्स लगता है तो इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन के रूल्स पता होने चाहिए। बाय रूल जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कौन कांस्टेंट है, आर। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एलिमेंट कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना आएगा, आर। मतलब आर क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। और अगर आर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ रखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। तो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम। अब एक लॉजिकल चीज है, बहुत सिंपल सा, बहुत बहुत बेसिक चीज है। मुझे एक बात बताओ, मैं सारे के सारे मास एलिमेंट को ऐड करते गया, है ना, सबको ऐड करते गया, तो क्या मिलेगा, टोटल रिंग। मतलब हर एक एलिमेंट के मास को मैं ऐड करते गया, डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, मतलब इंटीग्रेशन बेसिकली। तो क्या मिलेगा, टोटल मास। किसका टोटल मास, रिंग का। तो रिंग का टोटल मास कितना है, कितना है, कैपिटल एम। क्योंकि हमने पहले ही मेंशन करके रखा है, किया था क्या मेंशन, कहीं तो लिखा है मैंने समवेयर, कंसीडर अ रिंग ऑफ मास m। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर I इक्वल टू r स्क्वायर m, मतलब mr स्क्वायर। क्यों ऐसा, सिंस इंटीग्रेशन ओवर dm इज इक्वल टू कैपिटल M। आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिंग का। कौन से एक्सिस के अबाउट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब हमने अभी तक एक ही केस देखा है, हमने अभी बहुत सारे केसेस बाकी है। हो सकता है रिंग यहां से रोटेट हो रहा हो, एक्सिस इज परपेंडिकुलर बट नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसा भी हो सकता है। एक्सिस इज परपेंडिकुलर बट अबाउट टेंजेंट, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास एक axis है which is tangent but in the plane। what do you mean by in the plane, ये tangent था perpendicular to the plane और डिस्क रोटेट हो रहा था ऐसा ना, ऐसा भी तो हो सकता है। you can have tangent axis which is tangent but in the plane not perpendicular, it is in the plane। मतलब आपका डिस्क रोटेशन का और एक पॉसिबिलिटी है। तो डिस्क कैन आल्सो रोटेट लाइक दिस। पहले केस में कैसे लिया मैंने, राइट, अब कैसा बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। ये फिंगर इज एक्सिस एंड डिस्क इज रोटेटिंग लाइक दिस। इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा आपको, तो यू हैव टू इंप्रूव ऑन इमेजिनेशन। तो अब हमने एक ही केस लिया, कौन सा केस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब ऐसा क्यों किया ये आगे समझेगा, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं।
ये देखो, द आइडिया इज, जब आप एक एक्सिस लेते हो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उस केस में आपने मास एलिमेंट कहीं पे भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया या फिर यहाँ या फिर यहाँ, तो ये सारे के सारे मास एलिमेंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, सेम है। तो जब सेम डिस्टेंस पे मास एलिमेंट हो तो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आता है। इमेजिन मैंने अगर यहाँ पे ले लिया होता, तो मैंने पहले ही बताया प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक एक्सिस सेंटर से नहीं पास हो रहा है तो एक मास एलिमेंट तो खुद एक्सिस के ऊपर बैठा है, और एक्सिस के ऊपर बैठा है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। वो खुद एक्सिस के ऊपर बैठा है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दूल्हे फ्रॉम दूल्हे? 0. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस मास एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस? 0. तो डिस्टेंस 0 हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका कुछ और मिलेगा नॉन जीरो लेकिन कम, इसका मिलेगा नॉन जीरो बट ज्यादा, इसका मिलेगा और भी ज्यादा, और इसका मिलेगा और भी ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते आप। इंटीग्रेशन कब करते हो? जब हर एक एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे हो। तो बाकी के केसेस, मतलब अगर हमारा रिंग अबाउट अ टैंजेंट रोटेट हो रहा होता, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में देखेंगे। अब फिलहाल जो आपने सीखा है उसको एक बार अच्छे से वापस से समझ लो। हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था, हमारे पास एक रिंग है और ये रिंग क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने क्या किया? हमने एक यहाँ पे एलिमेंट इमेजिन कर लिया, अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, राइट। नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो आपके पास था एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देन यू हैव एलिमेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट का मास कितना है? डी। मतलब हमने इमेजिन कर लिया कि पूरा का पूरा रिंग इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट, उसमें से एक कंसिडर कर लिया हमने, और वो एक कहाँ था? पी पॉइंट पे था। उसका डिस्टेंस कितना था? हाँ। तो बाय डेफिनेशन जब रिंग रोटेट होगा तो ये मास एलिमेंट क्या करेगा? मोशन परफॉर्म करेगा। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन क्या होगा? आर स्क्वायर डी एम, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास। मुझे अगर पूरे रिंग का फाइंड करना है तो पूरा रिंग कैसे बना है? बहुत सारे मास एलिमेंट से बना है। तो जब रिंग रोटेट होगा तो ये सारे के सारे मास एलिमेंट क्या होंगे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा, पहले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कंटिन्यूअस है ना। रिंग में कंटिन्यूअस होता है ना, है कि नहीं? कंटिन्यूअस है कि नहीं मास? नहीं, ऐसा था क्या? ऐसा था, यहाँ पे मास है फिर नहीं है, फिर यहाँ पे है फिर नहीं है, यहाँ पे है फिर नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो रिंग बनेगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बट नॉट रिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जब कंटिन्यूअस हो तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट। किस पे इंटीग्रेट? ऑल द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द स्मॉल मास एलिमेंट। तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। फिर आर स्क्वायर को निकालोगे कांस्टेंट एंड डीएम अंदर रहेगा, लेकिन डीएम 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 सबको ऐड करते गए तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम। तो ये बन गया आपके पास एम आर स्क्वायर। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। ओके, समझा यहां तक? इज दिस क्लियर? यस, गुड। तो अब केस नंबर 2। अब हम ऑब्जेक्ट ही चेंज कर देंगे। अब हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। अगर आपको रिंग का डेरिवेशन समझा है तो डिस्क का भी समझ में आएगा। तो केस नंबर 2 हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ thin uniform disk, thin uniform disk, right? अब what is a disk? पहले disk क्या है बता दो। What is a disk? क्या होता है डिस्क? 3D डिस्क बोलते हो? यस, वो पता होता है।
लेकिन द मोमेंट आई से डिफाइन व्हाट इज अ डिस्क, व्हाट इज अ डिस्क, disk is again a two dimensional object of negligible thickness. सिर्फ इस केस में मास जो है, अनलाइक रिंग, रिंग के केस में मास कहाँ था, पूरा का पूरा सरकमफरेंस पे, बट इन दिस केस मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ डिस्क, करेक्ट, थ्रू आउट द सरफेस। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर, राइट। तो पहले तो डिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस डिफाइन डिस्क। कैसे डिफाइन करोगे, बोलोगे अगेन इट इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस ऑफ, अभी निग्लिजिबल थिकनेस मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। अगर ऐसा डिस्क है तो बोलेंगे निग्लिजिबल थिकनेस, लेकिन डिस्क तो ऐसा भी हो सकता है ना, लिटिल थिक। घर में प्लेट्स होते हैं बहुत सारे, तो प्लेट आप देखते हो नॉर्मली इट इज वेरी थिन, तो हो गया वो डिस्क ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। लेकिन अगर आपके घर में कुछ फैंसी प्लेट्स है लकड़ी के बने हुए, वुडन प्लेट्स कभी देखोगे तो दे आर थिक नॉर्मली, तो दे आर थिक। तो हम किस डिस्क की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निग्लिजिबल थिकनेस की, राइट। तो इट इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस, ये पता होना चाहिए, ओके। negligible thickness, okay, negligible thickness of circular cross section, क्योंकि डिस्क का शेप क्या होता है, सर्कुलर, तो क्या बोलेंगे इसको, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देन अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या, डिस्क के केस में यूनिफॉर्म और रिंग के केस में यूनिफॉर्म का थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, डेफिनेटली रिंग के केस में यूनिफॉर्म मतलब मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर, यहाँ पे भी वैसा ही है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक पार्ट लेते हो, एक एरिया लेते हो, और यहाँ पे भी उतना ही एरिया लेते हो, तो दोनों एरिया में मास है सेम, राइट। तो वन मोर थिंग एडिशनली, और एक चीज है, तो डिस्क इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ मास पर यूनिट एरिया इज सेम थ्रू आउट एंड ऑल्सो composition is same throughout. What do you mean by composition? composition मतलब, अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर मैंने एक डिस्क लिया, उसमें एक एरिया लिया यहाँ पे, एक एरिया लिया यहाँ पे, हो सकता है दोनों में मास है सेम, मतलब मास पर यूनिट एरिया इज सेम, लेकिन एक पार्ट में, इमेजिन एक पार्ट में आपके पास है कॉपर और एक पार्ट में आपके पास है आयरन, राइट। तो एक पार्ट में कॉपर है और दूसरे पार्ट में क्या है, आयरन। इसको आप बोल नहीं सकते यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन हो गया अलग अलग। तो यूनिफॉर्म मतलब कंपोजिशन भी होना चाहिए सेम, कंपोजिशन मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक पार्ट में कॉपर है तो दूसरे पार्ट में भी कॉपर है, एक पार्ट में 10% कॉपर है 90% आयरन है, तो दूसरे पार्ट में भी 10% कॉपर और 90% आयरन होना चाहिए। गुड। तो वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू कि ऐसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक एक वर्ड यहाँ पे। देन आप बोलोगे द डिस्क इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it has same mass per unit area and composition throughout. A disk is said to be uniform, is said to be uniform if its mass per unit area, if its mass per unit area and composition is same throughout, is same throughout, हर जगह पे सेम होना चाहिए। अब इमेजिन हमारे पास एक डिस्क है, कंसिडर अ डिस्क, मैं ड्रॉ कर दूंगा डिस्क ऑफ मास m, ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो हम एक डिस्क ले लेंगे जिसका मास लेंगे m और उसका रेडियस ले लेंगे r। तो लेट अस टेक अ डिस्क,
ये आ गया हमारे पास एक डिस्क, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज अ डिस्क एंड इसका मास कितना लिया हमने, m। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस कितना है r। तो रेडियस इज r, सेंटर टू सर्कमफरेंस डिस्टेंस इज r। तो मास हो गया m और रेडियस हो गया इसका r। देन यू शुड नो, लेट, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूं। जब मास एक लाइन पे हो तो हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी, क्योंकि लीनियर मतलब लाइन पे है, उसको हम डिनोट करते हैं विद लैम्बडा। अगर मास एक सरफेस पे हो तो उसको हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी, या फिर एरियल डेंसिटी, या फिर सुपरफिशियल डेंसिटी, राइट। इफ द मास, हम लोग यहाँ पे सोने के लिए नहीं आते, वी आर नॉट हियर टू स्लीप, गुड। तो अगर आपके पास मास, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सो लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी, surface density of the disk, surface density, right? Therefore by definition आप कैसे डिफाइन करते हो उसको, मैंने क्या बोला, एक लाइन पे अगर मास है, लॉजिकली सोचो, आपके पास 10 मीटर का रॉड है, 10 मीटर का, और उसका वेट, मास उसका 100 किलोग्राम है। 10 मीटर का रॉड और मास कितना है 100, तो 1 मीटर में कितना मास, 10। तो क्या किया आपने, मास को किससे डिवाइड किया, लेंथ से। आपके पास एक डिस्क है जिसका एरिया है a, उसका टोटल मास है m, तो पर यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितना मास, m by a। तो m by a, लेकिन a क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। गुड, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने लिया एक डिस्क जिसका मास है m, जिसका रेडियस है r। अब इसके आगे इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिंग का डेरिवेशन याद होगा तो इसका डेरिवेशन समझ में आएगा। तो रिंग को हमने कैसे इमेजिन किया था, याद है, रिंग को हमने इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। यहां पे डिस्क को हम इमेजिन करेंगे, डिस्क इज इमेजिन्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। मतलब डिस्क है तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि डिस्क किससे बना है, रिंग से बना है। तो वी कैन इमेजिन द डिस्क टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। तो उसमें से एक रिंग यहाँ पे, अगला रिंग उसके बाद, अगला रिंग उसके बाद, राइट। तो द डिस्क कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। और ये रिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से, मतलब 0 डिस्टेंस से, और कहां तक जा रहे हैं, r तक। रिंग को कैसे इमेजिन किया था, मेड अप ऑफ मास एलिमेंट्स। डिस्क को कैसे इमेजिन कर रहे हो, मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या, सेम सेंटर। तो जितने भी रिंग्स में इमेजिन कर रहा हूं, मैं वापस बता देता हूं, जितने भी रिंग्स में इमेजिन करने वाला हूं, एक रिंग यहां पे ले लिया, उसका सेंटर है ओ या सी, राइट। मैंने दूसरा रिंग इमेजिन कर लिया, आई एम टेकिंग अनदर रिंग, और उस रिंग का सेंटर कहां पे है, वापस से सी पे है। मैंने और एक रिंग को इमेजिन कर लिया, उसका सेंटर कहां पे, वापस से सी पे है। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, व्हेन द सेंटर इज सेम। तो व्हाट यू आर डूइंग, रिमेंबर दिस स्टेप्स। आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, आप इमेजिन करोगे डिस्क को, डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग सेंटर पे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तो ऐसे सारे के सारे रिंग्स मिलके क्या बनेंगे, डिस्क, राइट। तो उसमें से एक रिंग, बहुत सारे रिंग्स में से एक रिंग, मैं एक रिंग इमेजिन कर लेता हूं यहां पे। तो यू कैन इमेजिन वन सच रिंग फ्रॉम मेनी रिंग्स। हमारे पास बहुत सारे रिंग्स है, उसमें से एक रिंग हमने इमेजिन कर ली। और इमेजिन ये जो रिंग है, इसका डिस्टेंस कहां से, सेंटर से कितना है, स्मॉल r है। क्योंकि कैपिटल R तो मैं ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि कैपिटल R हमने ऑलरेडी क्या बोला है, इट इज रेडियस ऑफ डिस्क।
गुड, यहां तक समझा, क्लियर, राइट। अब ये जो रिंग आपने इमेजिन किया है कौन से डिस्टेंस पे है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब इसका थिकनेस भी होता है ना रिंग का थिकनेस, रिंग इसका थिकनेस है कि नहीं, मैं ऐसे थिकनेस की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो थिकनेस, दिस इज ऑल्सो थिकनेस, तो मैं ये थिकनेस की बात कर रहा हूं, इसका थिकनेस कितना है डी आर। तो ये जो रिंग मैंने इमेजिन कर लिया इसका थिकनेस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डी आर। यहां तक क्लियर। ऐसा क्यों किया होगा हमने, लिखने का काम हम बाद में करने वाले, लेकिन पहले समझ लो ऐसा क्यों किया हमने। ऐसा हमने इसके लिए किया, देखो रिंग को हमने मास एलिमेंट में डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि हमको पता था, क्या पता था, कि सिंगल पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या रोटेट होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। अब वो यूज करके हमने क्या कर लिया, हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। अब हमको किसका फाइंड करना था, डिस्क का। तो अगर डिस्क को मैं इमेजिन कर लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ मेनी रिंग्स, तो हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है, एम आर स्क्वायर। उसमें से एक रिंग मैंने लिया है, इस एक रिंग का, सिंगल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो इस रिंग का मास कितना, डीएम। वहां पे डीएम किसका मास था, एलिमेंट का, यहाँ पे डीएम किसका मास है, रिंग का। तो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये रिंग का डिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, तो क्या आएगा ये आर स्क्वायर डीएम, करेक्ट। यहां तक क्लियर। अब एक चीज समझ लो, जब आप बोलते हो कि कोई भी चीज यूनिफॉर्म है, डिस्क यूनिफॉर्म बोला है कि नहीं हमने, यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या, मास उसका हर जगह पे सेम, मास पर यूनिट एरिया इज सेम। तो जितना मास पर यूनिट एरिया यहाँ पे होगा उतना ही मास पर यूनिट एरिया यहाँ पे भी होगा, उतना ही मास पर यूनिट एरिया यहाँ भी होगा, हर जगह पे सेम होगा, राइट। जब हर जगह पे सेम होगा ही तो रिंग के केस में हम क्या लिखेंगे, वापस से सिग्मा। लेकिन डेफिनेशन क्या है, मास अपॉन एरिया। व्हाट इज मास ऑफ द रिंग, d। व्हाट इज एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ रिंग, वो तो सर्कल का एरिया हो गया, वो तो डिस्क का एरिया हो गया। अगर आप बोल रहे हो पाई आर स्क्वायर, तो मुझे आप ये बता रहे हो कि ये पूरा लेना है, तो पूरा क्यों लेंगे, वो तो छोटा डिस्क हो गया ना। तो रिंग एंड डिस्क आर नॉट सेम, 2 पाई आर उसके साथ, ओके। पहले तो एक चीज समझ लो, सबसे पहली चीज समझ लो, एरिया के डायमेंशंस पता है आपको, एरिया किस में मेजर करते हो, मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। अब आप में से एक ने बताया कि 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब इनर सर्कमफरेंस, ये था स्मॉल आर, तो आपने ले लिया 2 पाई आर। 2 पाई आर ये एल रेस टू 2 होता है क्या, होता है क्या, एल रेस टू 2 होता है क्या, वो 2 पाई तो नंबर है, आर एस लेंथ, मतलब लेंथ रेस टू 1, मतलब किस में आ गया, मीटर में। एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ये है मीटर। एक काम करना, 2 पाई आर को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लेना, हो गया एरिया ऑफ द रिंग, मतलब 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये आपको देगा एरिया ऑफ द रिंग। तो याद रखना, एरिया ऑफ द रिंग कैसे फाइंड करोगे, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो सरकमफरेंस कितना है 2 पाई आर, थिकनेस कितना है डी आर। तो यहां से आपको मिल जाएगा डीएम, डीएम क्या मिल गया, 2 पाई आर सिग्मा डी आर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आर स्क्वायर डीएम, लेकिन डीएम क्या है 2 पाई आर सिग्मा डी आर। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर क्यूब सिग्मा डी आर, करेक्ट। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग का। लेकिन डिस्क में एक रिंग था क्या, नहीं, बहुत सारे रिंग थे। कहां से स्टार्ट हुए ये रिंग्स, सेंटर से, वेरी गुड। मतलब यहां से स्टार्ट हुए, कहां तक गए,
कैपिटल आर तक, राइट। तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने रिंग के केस में भी ऐसा किया था, एक एलिमेंट लिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, फिर आपने बोला बहुत सारे हैं सबको ऐड करो। यहाँ पे भी वही बोल रहे हो, डिस्क लिया है, उसमें से एक रिंग कंसीडर किया और एक का फाइंड कर लिया, ये आ गया एक का। पर आप बोलोगे नहीं डिस्क में तो बहुत सारे रिंग्स है, तो बहुत सारे हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, हर एक रिंग का। लेकिन रिंग्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से, कहां तक जा रहे हैं, कैपिटल आर तक। तो जीरो टू कैपिटल आर, व्हाट इज आई आर, 2 पाई आर क्यूब सिग्मा डी आर। इसमें से कौन कौन कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट, क्योंकि सिग्मा है यूनिफॉर्म, आर क्यूब डी आर। अब जिनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला नहीं पता, बता देता हूं। अगर आपके पास आर रेज टू एन डी आर ऐसा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है आर रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हमारे पास एन की जगह पे क्या है, 3 है, तो क्या लिखोगे, 2 पाई सिग्मा आर रेज टू 4 अपॉन 4। कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से, कहां तक गया, कैपिटल आर तक। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद स्मॉल आर की जगह पे जो ऊपर लिखा है कैपिटल आर वो डालते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आर रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 0 रेज टू 4 अपॉन 4। 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट डालना, फिर माइनस करना, फिर 0 लोअर लिमिट डालना। ये तो 0 है, ये तो गया, 1 एंड 2 जा, तो क्या बचा, पाई सिग्मा आर रेज टू 4 बाय 2। बट सिग्मा क्या था, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा क्या था, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर रेज टू 4 अपॉन 2, पाई पाई कैंसल, r ऊपर बचा r का स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाय 2, राइट। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। रिंग का कितना था, mr स्क्वायर, डिस्क का कितना आया, mr स्क्वायर बाय 2। रिंग को कैसे इमेजिन किया था, स्मॉल मास एलिमेंट्स में। डिस्क को कैसे इमेजिन किया, मेनी रिंग्स, करेक्ट। रिंग के केस में हमने एक एलिमेंट का, सिंगल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास, आर स्क्वायर डीएम। यहां पे हमने सिंगल रिंग का ले लिया, राइट। और फिर क्या किया, रिंग के केस में रिंग was imagined to be made up of large number of elements, तो सबको किया इंटीग्रेट। यहाँ पे भी क्या क्या किया है, बहुत सारे रिंग्स को किया है इंटीग्रेट। तो जब आप ऐड करते जाओगे तो पहले केस में मिलेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, और इस केस में मिलेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। गुड, तो अभी नेक्स्ट सेशन में मैं ये वापस एक बार रिवाइज करूंगा। योर टास्क, तब तक तुम्हें क्या करना है, नोट्स आपके पास है, इतने 2 टॉपिक पढ़ के आओगे तो और अच्छे से समझेगा।